आज हम लोग पृथ्वी के गतियों के अंतर्गत घूर्णन और परिक्रमण को समझेंगे। ज्योग्राफी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ज्योग्राफी के इस चैप्टर से कहीं न कहीं एक दो प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, मल्टीटास्किंग 10+2 हो, लेखपाल, यूपीएसआई, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, वहां से ज्योग्राफी में ऐसे यूनिक चैप्टरों से प्रश्न बहुत बन रहा है। जैसा कि आप लोग टेस्ट पेपर उठा करके देख सकते हैं, यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न सॉल्व मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा इसको मैप से ही समझ करके और सीखने का प्रयास करते हैं। तो भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पृथ्वी की गतियां, हमारी अर्थ किस किस तरह से मूवमेंट करती है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आइए, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि हमारी जो अर्थ है वो 2 प्रकार की मूवमेंट करती है, 2 प्रकार की गतियां होती हैं। हमारे अर्थ में 2 प्रकार की गतियां होती हैं। तो एक तो है रोटेशन और दूसरा हो जाएगा भैया रावोल्यूशन। रावोल्यूशन ये है घूर्णन। ये कौन सी गति है भैया? घूर्णन। इसी को परिभ्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। ये है परिक्रमण। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो घूर्णन गति है, ये जो घूर्णन गति है, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक मूवमेंट, दैनिक गति भी कहते हैं। और जो रावोल्यूशन परिक्रमण है, इसको वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक। कॉन्सेप्ट का सीखने का प्रयास करिएगा। हमारी अर्थ जो है वो 2 प्रकार का गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, रोटेशन और रावोल्यूशन। ठीक है? दैनिक गति और वार्षिक गति, जिसको आप लोग घूर्णन और परिक्रमण के रूप में देख सकते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि घूर्णन क्या है या परिक्रमण क्या है, तो आपने कभी खिलौना देखा होगा लट्टू, जो अपनी जगह पर ही एक पॉइंट पर ही ऐसे घूमता रहता है। किसी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर लगातार ऐसे मूवमेंट करना, घूमना ही घूर्णन है। ध्यान दीजिएगा, ये घर्षण नहीं है, दिस इज अ रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो ये जो घूर्णन है, किसी एक बिंदु पर, एक किसी पॉइंट्स पर लगातार अपने चारों तरफ ऐसे घूमना, वो घूर्णन है। लेकिन परिक्रमण क्या है? किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी पिंड के सापेक्ष उसके चारों तरफ घूमना, ये परिक्रमण है, रावोल्यूशन है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने सन के दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है? परिक्रमण करती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो रोटेशन, रावोल्यूशन, सो मोस्ट इंपॉर्टेंस, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप देख सकते हैं, आपने, भारत किसानों का देश है, तो आपने जानवर जरूर देखा होगा, भैंस, गाय। ठीक है? तो मैं अगर बात करूं गाय, गाय बंधती किससे है? एक लकड़ी का खूंटा है, एक लकड़ी की रॉड है, इसमें जमीन में लगी हुई है, और ये सही से पैकअप नहीं है, बहुत ढीली है, और मैंने इसी में, है ना, चलिए मान लीजिए मैंने कोई जानवर इसमें बैठा, इसी में बांध दिया। क्या कर दिया? इस रस्सी से एक जानवर को बांध दिया। ये भी ढीला है, निकलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने जब जानवर बांध दिया तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको पीछे से स्टिक से मारूंगा तो ये तेजी से ऐसे घूम जाएगा।
किसके सापेक्ष? इस खूंटे के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा, इस खूंटे के सापेक्ष ये क्या करेगा? तेजी से जो घूमेगा ना, यही कहलाता है रेवोल्यूशन, यही कहलाता है परिक्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण। और ये जो खूंटा है इसी बिंदु पर लगातार घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये खूंटा भी ऐसे घूमेगा। जो खूंटा घूमेगा ना, तो ये घूमना क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। ये परिक्रमण कहलाएगा, लेकिन इसका घूमना घूर्णन कहलाएगा। ये तो रही प्रैक्टिकली बातें। आइए हम अब कुछ किताबी बातें करते हैं। चलिए, हम अगर किताबी बातें करें तो आपको पता है हमारी पृथ्वी, आइए देखिए, ये अर्थ है, अर्थ है, ये सन है, ये सूर्य है। तो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, वो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों कर रही है। हमारी पृथ्वी जो है अपने एक बिंदु पर, अपने एक पॉइंट्स पर क्या कर रही है? घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। कैसे? आइए देखिए। अगर मैं परिक्रमण की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ओके, अर्थ, हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है। सन से बड़ी पृथ्वी बन गई है। एक सेकेंड, पृथ्वी को हम थोड़ा छोटा करेंगे। पृथ्वी को छोटा बनाना है, सूर्य से तो छोटा ही बनाई भाई, पृथ्वी सूर्य से छोटी है। चलिए, आप सही है, ठीक है। हमारी पृथ्वी परिक्रमण भी कर रही है और क्या कर रही है? घूर्णन भी कर रही है। तो घूर्णन कैसे करेगी? आप देख सकते हैं घूर्णन कैसे करेगी। ये भैया घूर्णन करेगी ऐसे। हमने आपको कई बार बताया कि हमारी जो अर्थ है, सोलर सिस्टम में थोड़ा जाइए, सौरमंडल में, उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है। याद आया? अगर मैं शुक्र और अरुण को छोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं शुक्र, वेनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण को अगर मैं छोड़ दूं तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो ये पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो यहां से यहां तक घूमने में ये टाइम लेती है 24 आवर्स का। कितना टाइम ले रही है? 24 घंटे का, ठीक है। ये पृथ्वी यहां से चल के फिर से यहां आने में कितना समय ले रही है? 24 घंटे का। तो जितने समय में, आखिर मैंने क्यों इसे दैनिक गति कहा? क्यों? क्योंकि ये जितने समय में ये पूरा अपना एक राउंड जब कंप्लीट करेगी तो ये इसकी दैनिक गति होती है और कहा जाता है 1 डे कंप्लीट हो गया। एक दिन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आपने सुना होगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये पृथ्वी हमारी घूम करके यहां से फिर यहां आई, कितना समय लगा? 24 घंटे लगा। और ये कैसी गति होगी? ये घूर्णन गति होगी, ये रोटेशन गति होगी और ये दैनिक गति होगी, ठीक है। लेकिन फिर देखिए, हमारी पृथ्वी जो है, पूरी की पूरी पृथ्वी सन के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। मतलब पृथ्वी सूर्य को एक बिंदु मान करके इसी के चारों तरफ घूम रही है। और ये घूम कैसे रही है? पश्चिम से पूरब ही घूम रही है।
वेस्ट से ईस्ट ही घूम रही है। ओके, तो ये जब घूम करके हमारी पृथ्वी यहां से चल करके यहां से फिर यहां आएगी, तो जब पृथ्वी एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो इसे पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। हमारी ये पृथ्वी, ये जैसे पृथ्वी है, यहां से ऐसे घूमना शुरू किया और फिर से यहां आ गया, हमारी पृथ्वी यहां आ गई, तो ये कैसी गति होगी? ये गति है भैया परिक्रमण गति। ये परिक्रमण या फिर वार्षिक गति है, वार्षिक गति है। और कहा जाता है ये गति कंप्लीट होती है 365 1/4 डेज, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 365 डे और 6 घंटे, 6 आवर्स लिख सकते हैं। 365 दिन 6 घंटे में ये हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? कंप्लीट एक चक्कर पूरा कर रही है। तो एक वर्ष में कितने दिन? 365 सही, या 365 दिन 6 घंटे। कुछ समझ में आ रहा है? हमारी पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण या दैनिक गति कितना होता है? 24 आवर्स में ये अपना एक गति कंप्लीट कर लेती है, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, जबकि वार्षिक गति कंप्लीट होती है 365 डे और 6 आवर्स। तो कहने का तात्पर्य है, ये बात थोड़ा समझिएगा, यह समझने वाली बात है कि हमारी पृथ्वी जब यहाँ एक बिंदु पर घूमती है तो ये इसकी दैनिक गति है, और जब ये यहां से घूम करके फिर से यहां आ जाती है तो ये इसका परिभ्रमण या फिर रोटेशन दैनिक गति। जब ये यहां से घूम के यहां जाती है, सॉरी, तब ये वार्षिक गति कहलाती है। पृथ्वी का अपने बिंदु पर घूमना, अपने इसी बिंदु पर घूमना, है ना। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी झुकी है 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी है, 23 हाफ पर ये झुकी हुई है हमारी अर्थ। तो ये झुके होने से कहा जाता है दैनिक गति जो है पृथ्वी की, ये रिस्पॉन्सिबल है डे और नाइट होने के लिए। आपकी जो ये घूर्णन गति है दिन रात होने के लिए उत्तरदायी है, जबकि आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का कौन सा मूवमेंट ऋतुओं के परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा बात को। अर्थ का कौन सा मूवमेंट है जो ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारी अर्थ का परिक्रमण करना पृथ्वी के सापेक्ष या सूर्य के सापेक्ष, सॉरी, हमारी अर्थ का सूर्य को बिंदु मान करके परिक्रमण करना ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना या वार्षिक गति ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से सुन लीजिए। दैनिक गति या दिन रात का होना किसके लिए, पृथ्वी की किस गति के लिए उत्तरदायी होता है? दिन रात का होना पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो दैनिक गति के कारण होता है। ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, परिक्रमण या पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो ये बात को समझ में आई? देखिए, एक बात और आपने सुना होगा, यहां हमारी जो पृथ्वी है सन के नजदीक है ना। हमारी पृथ्वी सन के क्या है? नजदीक है, और यहां हमारी अर्थ जो है हमारी सन से क्या है? दूर है। हमारी अर्थ यहाँ दूर है और यहाँ क्या है? नजदीक है। तो ये इसकी न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी पर है कौन? अर्थ। अर्थ न्यूनतम दूरी पर है और यहाँ अधिकतम दूरी पर है। कौन? अर्थ। यहाँ पर अर्थ जो है वो नियरेस्ट है, यहाँ पे क्या है? दूरी अधिक है पृथ्वी की सूर्य की अपेक्षा। तो ध्यान रखिएगा, एक बात हमने शायद पढ़ाया भी हो, फिर से समझ लीजिए कि पृथ्वी की सूर्य से जो एवरेज डिस्टेंस होता है, हमारा सूर्य का पृथ्वी से
एवरेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, औसतन दूरी की बात करूं, औसतन दूरी की बात करूं तो वो दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये कैसी दूरी है? एवरेज डिस्टेंस है, औसतन दूरी है। हमारी सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? ये मैं लिख दिया हूं 14.98 करोड़ किलोमीटर। हमारे सूर्य की, हमारी पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी ये है। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता है तो न्यूनतम दूरी भी ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी आपका होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और अधिकतम दूरी होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये बात काफी इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। फिर से देखिए, पृथ्वी सूर्य का रेवोल्यूशन करता हुआ, परिक्रमण करता हुआ, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, आपको बाद में समझने में काम आएगा, है ना। जब हमारी पृथ्वी, ध्यान दीजिए यहां से प्रश्न साल दर साल बन रहा है, ओके। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पर होगी, नियरेस्ट होगी, और ये दूरी कितनी प्रमाणिक है? हमारे खगोल शास्त्रियों ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट विभाग ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने खगोलकी में ये दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। 14.7 करोड़ किलोमीटर ये न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई जब सूर्य से दूर होगी तो ये जो अधिकतम दूरी है ये 15.2 करोड़ किलोमीटर प्रमाणिक है। जबकि पृथ्वी की सूर्य से एवरेज डिस्टेंस, औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर प्रमाणित है। तो यहां से बेटा दो बात निकलती है। आपने सुना होगा फेरीहिलियन और एफिलियन, फेरीहिलियन और एफिलियन, ठीक है। तो फेरीहिलियन क्या है? ये है भैया उपसौर। ये क्या है? उपसौर, उपसौर, फेरीहिलियन, फेरीहिलियन उपसौर, और ये हो जाता है अपसौर। अपसौर, ये हो जाता है अपसौर और ये हो जाएगा उपसौर। तो बात यही इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंस है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपसौर से आप क्या समझते हैं, या सूर्य का, पृथ्वी का सूर्य से नजदीक होना क्या कहलाता है? ऑप्शन दे देगा अपसौर, उपसौर, ठीक है ना, नॉन ऑफ दीज। तो देखिएगा बात को, हम बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीजों को स्पष्ट करते हुए चलेंगे और ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, यहां से आपको सॉलिड मिलना है एक दो पॉइंट, ठीक है। वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। फिर से देखिए, अपसौर, पृथ्वी द्वारा सन का परिक्रमण करते हुए जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह घटना अपसौर कहलाता है। दिस इज एफिलियन, एफिलियन, ठीक है, APHILI, ठीक है, एफिलियन, LION, एफिलियन। तो अपसौर क्या है? पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है, ठीक है। ये घटना अधिकतम होती कब है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिएगा। ये अपसौर की घटना कब होगी भैया? 4 जुलाई को। ये अपसौर की घटना कब होगी? 4 जुलाई को। मैं जगह कर ले रहा हूं, 4 जुलाई को। ये अपसौर की घटना कब होगी? 4 जुलाई, ओके। कब होगी? 4 जुलाई। और फिर से सुन लीजिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण करते हुए रेवोल्यूशन करता हुआ हमारी अर्थ जब सूर्य से काफी डिस्टेंस पर होती है, काफी दूरी पर होती है, तो दिस कंडीशन, यह कंडीशन क्या कहलाएगा? एफिलियन कहलाता है।
अपसौर कहलाता है। और ये कंडीशन कब हो जाती है? 4 जुलाई को होती है, ठीक है। जबकि पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण करता हुआ हमारी पृथ्वी क्या है? सूर्य से कम दूरी हो या नजदीक हो, न्यूनतम दूरी पर हो, तो ये घटना उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। और ये घटना होगा 3 जनवरी को। ये घटना कब होगा भैया? 3 जनवरी। ये घटना कब होगा? 3 जनवरी। उपसौर की घटना कब होगी? 3 जनवरी को होगी, जब पृथ्वी सूर्य से क्या होगा? न्यूनतम दूरी पर होगा। तो ये घटना उपसौर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ये घटना क्या कहलाएगा? उपसौर कहलाएगा, 3 जनवरी। ओके, तो ये रही उपसौर और अपसौर की बातें। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार पूछ लेता है कि उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, ऐसे करके आपको उलझाने का प्रयास करता है एग्जामिनर। अब उलझना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल चीजों को अच्छे से नोट्स अपडेट करते चलिए। पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण करता हुआ, रेवोल्यूशन करता हुआ जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो यह उपसौर कहलाएगा, और पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो यह अपसौर एफिलियन कहलाएगा, यह पेरिहिलियन कहलाएगा। ओके, इसमें एक ट्रिक काम करता है। देखिए, आप अपसौर और उपसौर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नजदीक में क्या होगा या दूर में क्या होगा। तो आप ऐसे चीजों को देखिएगा। उपसौर, अ से होता है अपसौर और अ से होता है अधिक। अ से अपसौर और अ से अधिक। तो जब हमारी पृथ्वी अधिक दूरी में होगी तो अपसौर हो जाएगा। जब अधिक दूरी में अपसौर हो गया तो बचा क्या? कमतम न्यूनतम दूरियां, न्यूनतम डिस्टेंस। तो न्यूनतम दूरी में क्या हो जाएगा? उपसौर हो जाएगा। इसको 3 जनवरी रखना है और इसको 4 जुलाई रखना है। इसको 3 जनवरी रखना है और इसको 4 जुलाई रखना है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे ऋतुओं के परिवर्तन पर। पृथ्वी के गति के कारण होने वाला है ना ऋतुओं का परिवर्तन, हम लोग उस पर बात करेंगे। आइए, पृथ्वी के ऋतुओं, पृथ्वी बहुत बड़ा कारक है हमारे इस अर्थ पर ऋतुओं के परिवर्तन के लिए। और पृथ्वी का वो कौन सा कारक है ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? वो कारक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23 हाथ पर झुका होना और पृथ्वी का परिक्रमण, रावोल्यूशन, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना ही, परिक्रमण करना ही, और पृथ्वी का झुका होना 23.1/2 डिग्री ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आज हम आपको इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आपके पेपर में पूछता है कि बड़ा दिन कब होगा, छोटा दिन कब होगा, है ना, विषुवत संक्रांति, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति। आइए बात करते हैं। ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है। मैंने पिछली क्लास में आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इक्वेटर इन पर चर्चा किया था। ये है आपका अर्थ पे, ये है 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा। इसी को कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि इसके 23 हाफ पर, मतलब 23 हाफ पर, हाफ डिग्री पर, ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है। कर्क रेखा है ये। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, इक्वेटर के ठीक नीचे, यहीं पर आपको पता होना चाहिए ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न है।
कैप्रिकॉर्न लिखना है, कैप्रिकॉर्न मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कैप्रिकॉर्न। कहने का मतलब है ये मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। कितना? 23 हाफ पर। कहने का तात्पर्य है कि 23 हाफ पर ये जो लाइन जा रही है ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है। ठीक है। अगर मैं बड़ा दिन छोटा दिन इन पर चर्चा करूं तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में, हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 सेकेंड का समय लेता है। कितना टाइम लेता है? 8.16 सेकेंड। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पाने में कितना समय ले रहा है? 8.16 सेकेंड का समय ले रहा है। आप देखिए, सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा पर, हमारी इस पृथ्वी के इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है, बराबर बराबर पड़ता है, तो ये विषुवत संक्रांति या शरद संक्रांति कहलाती है। और ये कब पड़ेगा? आइए बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। कहने का तात्पर्य है ये कहलाएगा बसंत ऋतु या फिर इसी को कहते हैं शरद ऋतु। क्या कहते हैं? शरद ऋतु। ये बसंत ऋतु या शरद ऋतु कहलाएगा। ये कब होता है? 21 मार्च और 21 जून को। सूर्य का प्रकाश जब भैया कहाँ लंबवत होगा? मकर रेखा पर लंबवत होगा और ये होता है 21 जून। ठीक है। ये कहलाता है मकर, ये कहलाएगा बेटा सॉरी कर्क संक्रांति। क्या कहलाएगा? कर्क संक्रांति कहलाएगा। आपको ये पता ही है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये चीज तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो यहां थोड़ा समझिएगा, ये पूरा विषुवत के ठीक ऊपर ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। ये तो आपने पढ़ा ही है पिछली क्लास में। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये पूरा क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब कर्क रेखा पर सन की लाइट बिल्कुल लंबवत होगी तो ये कर्क संक्रांति कहलाता है। और जब यही मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा, जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा तो ये भैया क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मकर संक्रांति। मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा तो ये कहलाएगा मकर संक्रांति। और ये होता है भैया, ये दिसंबर में होगा और डेट आप लिख सकते हैं 22 दिसंबर। ठीक है। आपको ये डेट जरूर याद रखनी है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंस है। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये जो डेट है। अब मैं इसमें कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की लाइट, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा होता है तो वो टाइमिंग होता है 21 जून का। क्या टाइम होता है? 21 जून का होता है। और उस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, डे बड़ा और नाइट छोटी होती है। ठीक है। दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। कब? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और इसी के ठीक विपरीत यहां होगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा? दिन छोटा होना लगता है और रातें बड़ी होने लगती है। समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं 21 जून के लगभग। और इन टाइम पीरियड में, इन समयों में दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। जबकि सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होगा 22 दिसंबर के नियर अबाउट, ऐसे समय में यहां पर दिन बड़ा होने लगेगा और रातें छोटी होने लगेंगी। और इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और नाइट
बड़ी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट। जहां ये दिन बड़ा होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो इसके अपोजिट होगा दक्षिणी गोलार्ध में। जब यहां बड़ा होगा तो यहां छोटा होगा। इसको मैं थोड़ा, आप लोग ऐसे मिलाइएगा, मैंने इसको ऐसे मिलाया हुआ है। सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा 21 जून के लगभग, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें छोटी होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटी और रातें बड़ी होने लगेंगी। फिर से सुनिए, जबकि सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होगा मकर संक्रांति में 22 दिसंबर के लगभग, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होगी। और इसका ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में होगा, यहां दिन छोटा और रातें बड़ी होने लगेंगी। ठीक है। और 21 मार्च जब सूर्य विषुवत पर लंबवत होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, तो यहां दिन और रातें बराबर होती हैं। तो क्या होगा, न ज्यादा गर्मी होगी न ज्यादा बरसात होगी। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन रात बिल्कुल बराबर होगा। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर के लगभग। ये शरद ऋतु होता है, ये बसंत ऋतु है, 21 मार्च शरद ऋतु से इंडिकेट किया जाता है। तो दिन रात बराबर कब होगा, जब सूर्य विषुवत पर लंबवत होगा, दिन रात बराबर हो जाएगा। जब सूर्य विषुवत पर लंबवत होगा, दिन रात बराबर होता है दोनों गोलार्धों में। लेकिन यही सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा 21 जून के लगभग, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होने लगेगा, रातें छोटी होने लगेंगी। इसका ठीक अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। लेकिन सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होगा, उस स्थितियों में मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर के लगभग दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होगी। इसका ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो इसको डेट से भी हम लोग ध्यान देंगे कि कब दिन बड़ा होने लगता है, कब दिन छोटा होने लगता है। कभी कभी कई बार अपोजिट पूछ लेता है। इसको थोड़ा सही से पॉइंट आउट करके नोट्स बनाइएगा। और यहां से एग्जाम में साल दर साल चीजें आ रही हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, शुभ रात्रि, धन्यवाद।